हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 18 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 18 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत और उज्बेकिस्तान जो है उनके बीच में फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट जो है ये चिली देश के 38वें राष्ट्रपति बने हैं। रिलायंस और अमेरिका देश के बीच 300 अरब डॉलर की ऊर्जा साझेदारी हुई है। नई दिल्ली में आहार 2026 फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। मिजोरम राज्य में जेरिको ऑपरेशन जेरिको चलाया गया है। और नई दिल्ली शहर में भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स यानी टेक्सटाइल से संबंधित है, तो भारत टेक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की गई है। और चंडीगढ़ जो है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला कौन है? तो पहला लद्दाख हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में देखे तो। और मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बन गई है। और 14 मार्च को हर साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर कि बीसीसीआई नमन अवार्ड समारोह 2026 में पॉली उमरीगर पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसे दिया गया है? ठीक है। तो देखिए ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अवार्ड है, यानी कि मेल कैटेगरी में यदि हम देखें तो रिसेंटली जीता है किसने? सुमन गिल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 2023-24 में अंतर्राष्ट्रीय सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला और दूसरी बार इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। बीसीसीआई हर साल भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नमन अवार्ड प्रदान करता है, देता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी जो है ये पॉली उमरीगर में अगर पुरुष में देखा जाए तो ये सुमन गिल को, और यही चीज अगर महिला में देखा जाए तो ये स्मृति मंधाना को मिला है। ठीक है। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को प्रदान किया गया है। और महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है। ठीक है। मिताली राज जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, कहां से? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। और राहुल द्रविड़ जो है जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। और इनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम हो जाएगा टाइमलेस टाइमलेस स्टील। ठीक है। ये राहुल द्रविड़ के ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अगर यहां से हम ऑप्शन की बात करें तो सूर्य कुमार यादव तो देखिए अभी हाल ही में जो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया था। तो भारत की कैप्टेंसी इसमें सूर्य कुमार यादव ने की थी। और इस टूर्नामेंट में भारत विजेता था न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है। संजू सैमसन इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। सॉरी दोस्तों। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2026 में, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए हैं? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो ये जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला पुरस्कार किसे मिला? माने किस महिला को यह पुरस्कार मिला है? तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कशन किया कि स्मृति मंधाना इसके विजेता रही है। कौन? स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्मृति मंधाना को ये अवार्ड
रिकॉर्ड 5वीं बार मिला है। कई बार 5वीं बार स्मृति मंधाना ये अवार्ड जीती है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हरमनप्रीत कौर जो है ये आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था 2025 में, जिसके फाइनल 2 नवंबर 2025 को खेला गया था, इन्हीं के कैप्टेंसी में भारत विजेता थी साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थी ये दीप्ति सॉरी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी? दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा थी। ठीक है, और जबकि शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। बात किया जाए यहां से बीसीसीआई के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है, बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसके हेड हो जाएंगे मिथुन मिन मिथुन मिन्हास इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जो घरेलू टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, ये सभी बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है, घरेलू टूर्नामेंट जैसे कि आप नाम जानते ही होंगे कुछ, रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, जैसे अभी सबसे चर्चित में आपका आईपीएल है, जो आपका अभी कुछ दिन में शुरू होने वाला है। तो ये भी, इसको भी रेगुलेट कौन करता है? बीसीसीआई ही इसको भी रेगुलेट कराती है। नेक्स्ट चले हम लोग, इंडियन वेल्स ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसके विजेता रहे हैं जैनिक सिनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैनिक सिनर जो कि बिलोंग करते हैं इटली से, इन्होंने रसिया के ब्रदर्स मेदवेदेव को हराया है। ठीक है, इंडियन वेल्स ओपन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल इंडियन वेल्स में आयोजित किया जाता है, और इसका आधिकारिक नाम है बीएनपी पारिबास ओपन। यह ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंटों में गिना जाता है। तो ग्रैंड स्लैम कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ये चारों जो आपका ग्रैंड स्लैम है, इसके बाद इसी का नाम आता है। ठीक है, सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट यही है। इंडियन वेल्स नाम भारत से संबंधित नहीं है, यह नाम अमेरिका के शहर इंडियन वेल्स से आया है, जहां यह टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होता है। ठीक है, कुछ प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो नोवाक जोकोविच जो है ये बिलोंग करते हैं कहां से? सर्बिया से। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ये बिलोंग कहां से करते हैं? डेनियल मेदवेदेव जो बिलोंग करते हैं ये रसिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जबकि कार्लोस अल्कराज ये रिलेटेड हो जाएंगे स्पेन से। ठीक है, नेक्स्ट चले, इंडियन वेल्स ओपन 2026 के महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही? तो इसके विजेता रही हैं आर्यना सबलेंका। कौन? आर्यना सबलेंका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये बेलारूस से बिलोंग करती है। कहां से? बेलारूस से। ठीक है, इन्होंने हराया किसे? तो एलेना रायबकीना को। किसे हराया है? एलेना रायबकीना को। ये कहां से बिलोंग करती है? कजाकिस्तान से बिलोंग करती है एलेना रायबकीना। ठीक है, एग्जाम में कई बार खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल तथा कंट्री पूछ लिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एलेना रायबकीना ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती है, आर्यना सबलेंका ये बेलारूस से बिलोंग करती है, और कोको गॉफ ये आपका यूएसए से बिलोंग करते हैं, और ईगा स्विटेक
ये जो है पोलैंड से बिलोंग करते हैं। कहां से? पोलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट चले। अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया, वह किस देश का हिस्सा है? तो मैप के थ्रू समझेंगे तो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर याद रखें क्या, कि ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, अब खर्ग आइलैंड की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये सेंट्रल एशिया थोड़ा ऊपर है। इंडिया के मैप में जैसे कि आप देखेंगे कि ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। इसका पड़ोसी जो है ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ जो लाइन है उससे सेपरेट होता है। और थोड़ा और ऊपर अगर चले तो अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा जो है इससे ये सेपरेट होता है। और इधर आपका ईरान हो जाएगा। थोड़ा इधर आएंगे तो ईरान देखने को मिलेगा। तो इस मैप के थ्रू बेहतर देख पा रहे हैं, ईरान के पास ही ईरान के पास ही स्ट्रेट हॉर्मुज है। ठीक है, स्ट्रेट हॉर्मुज का लोकेशन देख सकते हैं आप। और इस तरफ आपका पर्शियन गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ वाला क्षेत्र ये इस तरफ है। ठीक है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थोड़ा आगे यानी यहां पर आप ईरान देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे आइएगा तो यहां पर आपको खर्ग आइलैंड मिलेगा। ये जो लोग जहां पे हम मार्क किए, 1 मिनट, हाँ, ये जहां पर हम मार्क कर रहे हैं यहीं पे खर्ग आइलैंड है। ठीक है, ये है खर्ग आइलैंड। तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है और यह हमला 2026 के अमेरिकी ईरान युद्ध के दौरान किया गया है। ठीक है, खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है। ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात जो है इसी द्वीप से होता है, खर्ग द्वीप से। विश्लेषकों के अनुसार यदि यह द्वीप प्रभावित होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है, क्योंकि तेल जो है उसका मुख्य आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं, कि उसका तेल ही जो है मुख्य सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी रेवेन्यू का स्रोत तेल ही है ईरान का। ठीक है, ईरान की यदि बात की जाए तो कैपिटल इसका तेहरान हो जाएगा, मुद्रा ईरानी रियल। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत के द्वारा इसी ईरान पर ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत रिसेंटली किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो अभी चर्चे में रहा था आर्टिकल 324, यानी कि अनुच्छेद 324। आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली चर्चे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, जिनका इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कामकाज में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दौरान मार्च, इसी साल मार्च में इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, उसके सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया और इस नोटिस पर 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें लगभग 130 लोकसभा से और 63 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। ठीक है, यदि बात किया जाए यहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 25 जनवरी
1950 है। और इसी 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से 329, ठीक है, के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। और आप यदि रिलेट करेंगे तो पहले जो हमारे निर्वाचन आयुक्त थे, ये थे कौन? सुकुमार सेन। और अभी कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट चले। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें जो राज्य टॉप पर है वो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस इंडेक्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो इंडेक्स है, ये राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मूल्यांकन करता है। और इसमें जो अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो है कौन कौन? उड़ीसा एक नंबर पे, फिर गोवा, और फिर झारखंड। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में शीर्ष में अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे पे उत्तराखंड है। न्यूनतम रैंक वाले में देखें तो पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल। लगातार राजकोषीय तनाव के कारण ये सब है। ठीक है। और सबसे निचले पायदान पर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है। यहाँ से उड़ीसा के कुछ स्टैटिक जीके पार्ट जो है उसको हम देख लेते हैं। आज हम उड़ीसा का मैप ऐड नहीं किए। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं से कुछ जीके फैक्ट हम लोग देखते हैं। उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी जो है आपका भुवनेश्वर हो गया। ठीक है। भुवनेश्वर में आप पढ़ते हैं कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम और इसके साथ साथ लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है। उड़ीसा में मनाए जाने वाले जो फेस्टिवल है उसे अगर आप रिलेट करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप एक था। व्हीलर द्वीप। ठीक है। द्वीप का लोकेशन है। और इसी इस द्वीप का बदला हुआ नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये भी उड़ीसा में है। और जिसकी बैठक क्षमता यानी कि कैपेसिटी है बैठने की, वो कितना है? 20,000। ठीक है। कितना है? 20,000 दर्शकों की बैठने की कैपेसिटी। नेक्स्ट चले हम लोग। किस एशियाई देश ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? किस एशियाई देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? तो ऑप्शन में सभी आपको एशियाई कंट्री ही दिख रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है। तो जो इंडोनेशिया, जिसमें कि जो इंडोनेशिया है, कौन? इंडोनेशिया जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। ठीक है। तो भारत की रक्षा तकनीक दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और इसी कारण इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा लगभग $450 मिलियन का बताया जा रहा है। इससे पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। कौन? फिलीपींस। फिलीपींस वर्ष 2022 में ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश बना था। और इसके अलावा वियतनाम है, मलेशिया सहित
कई अन्य देश भी जो है इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है। इंडोनेशिया का कैपिटल हो जाएगा जकार्ता, करेंसी हो जाएगा इंडोनेशियाई रूपी, और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो हो जाएंगे प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है। यहां से हम देखें कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है। इसकी गति जो है लगभग 2.1 मैक से 3 मैक में है, 2.8 से 3, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना। मारक क्षमता 290 से 500 किलोमीटर। और इसको डेवलप कौन किया? तो डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनो मशीनोस्ट्रोयेनिया, ये डीआरडीओ और रूस की जो ये कंपनी है, ये दोनों मिलकर इसको विकसित किए हैं। यह जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च की जा सकने वाली दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित अत्यंत घातक मिसाइल है। यानी ये सभी जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी, समुद्र से भी, पनडुब्बी से भी, हवा से भी, मैंने इसको सभी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इससे भारत की रक्षा निर्यात क्षमता मजबूत होती है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी मजबूत होता है। ठीक है। नेक्स्ट चले। विश्व किडनी दिवस वर्ष 2026 में कब मनाया गया? तो देखिए, वैसे तो वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो मार्च महीने का जो दूसरा गुरुवार है यह 12 मार्च को था। तो इस बार की यदि हम बात करें तो 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। ठीक है। इस बार की थीम है सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, यानी लोगों की देखभाल, धरती की सुरक्षा, यानी कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट। विश्व की विश्व किडनी दिवस तो 12 मार्च को मनाया जाता है, जो कि अभी हम बताए। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वर्ष 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने किया था। ठीक है। यहां से हम मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेट अगर देख लें तो 1 मार्च को भेदभाव मुक्त दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस और 14 मार्च पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चले कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है 2025 का, लेकिन इसकी घोषणा की गई है मार्च 2026 में। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? आर बैरामुथु को। किनको? आर बैरामुथु जी को इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 60वें क्रम का है। कैवें क्रम का है? 60वें क्रम का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है। ये है आर वैरामुथु जी। इस अवार्ड के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करें तो प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार तमिल साहित्य और कविता में उनके आजीवन योगदान को मान्यता देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किन्हें? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यह पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। जैसे पूरी दुनिया में साहित्यिक जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को, सेम वैसे ही भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार
को माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये आपका कल के क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछे थे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसेल। और दूसरा सवाल था आपका कि हाल ही में भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RM लक्ष्मई। आपका आज का सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपका दूसरा सवाल है कि डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 और रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री दस्तावेज किसने जारी किया है। तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। और साथ में ही आपको जनवरी मंथ का आपको डेली का अगर करंट अफेयर चाहिए, फरवरी मंथ का डेली का करंट अफेयर चाहिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।